बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसलिए पहले तो आपको उसका इंट्रो दे दूं ताकि आपको पता हो कि व्हाट एक्चुअली मींस कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, कुछ इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम साथ में देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क होता क्या है, व्हाट इज रिस्क, देन व्हाई रिस्क इज important, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी द रिस्क मैनेजमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, एंड हु डज व्हाट। इसमें हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपने रिस्क को मैनेज करना है उसकी पूरी हायरार्की होती है, टॉप मैनेजमेंट से लेके आपकी फर्स्ट लाइन मैनेजर और आपके जो जूनियर स्टाफ है वो सारा इसमें शामिल होता है। तो हर एरिया में हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हम ये भी देखेंगे कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा एरिया में किस तरह से ऑपरेट कर रहा होता है, किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर रहा होता है। और फिर की टू सक्सेस क्या है कि अगर आपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करना है तो उसका आउटकम आउटकम आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क होता क्या है। आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो रिस्क कोई ऐसी अनसर्टन हैपनिंग ऑफ द इवेंट है जिसकी वजह से आपको फील हो कि अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो हो सकता है मैं जो एक चीज बना रहा हूँ वो सेल ना हो। ठीक है, डिपेंड करता है। अब एक पर्सन जो है कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है तो उसको इस चीज का भी डाउट है, रिस्क है कि भी अगर ये चीज मैं बना रहा हूँ अभी कंपेटिटर मार्केट में नहीं है, लेकिन एक अनसर्टेन रिस्क है कि हो सकता है जब तक वो अपनी प्रोडक्ट बना के लॉन्च करे उस वक्त तक कोई ना कोई कंपेटिटर मार्केट में आ जाए। तो उसको ये रिस्क अपने माइंड में रखना पड़ता है कि इन केस अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो मेरी जो प्रोडक्ट है जिसको मैंने मार्केट में सेल करना है उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इसकी ऐसे एग्जांपल लेने फॉर एग्जांपल इस वक्त शुगर की एग्जांपल ले लें। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में 5 लोग हैं, 5 इंडस्ट्रीज हैं जो ऑपरेट हो रही हैं शुगर की, और उन्होंने अपना अपना प्रोग्राम बनाया हुआ, अपना अपना मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ और जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करना है। अब उनको एक अनसर्टन रिस्क है इन्वॉल्व है। वो क्या है, वो रिस्क ये है कि हो सकता है छठा या सातवां कोई और आउटसाइडर पर्सन जो है वो शुगर फैक्ट्री में आ जाए, ये शुगर इंपोर्ट कर ले बाहर से और पाकिस्तान में सेल करे, तो उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि एक जैसे चाइना की कार्स हैं, चाइना ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसमें उनका था कि जी छोटी गाड़ियां जो हैं वो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा और काफ़ी कम रेट पे तकरीबन वो जो है ना वो पाकिस्तान में सेल आउट होंगी। तो जब ये पॉलिसी वो बना रहे थे, जब उनके माइंड में ये बात थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो आपकी स्मॉल गाड़ियां बनाने वाला जो सेक्टर है उनको थ्रेट है, उनको रिस्क था कि अगर ये ऐसा हो गया तो जैसे मेहरान होगी, आल्टो होगी या जापानी छोटी गाड़ियां होगी, उन्हें ये इशू आ गया कि जी अगर चाइना से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दी तो ये जो हमारी गाड़ियों की प्राइस है ये लो हो जाएगी, लोग ये गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो ये एक इशू आ गया वहां पे, एक रिस्क उनके लिए राइज हो गया। अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में ऑपरेट हो रही होती है वो अपने रिस्क को मैनेज करके चल रही होती है, सोच रही होती है कि इन फ्यूचर अगर ऐसा रिस्क राइज हुआ तो उसको उन्होंने किस तरह से मैनेज करना है। तो रिस्क देखा जाए तो एक तरह से आपके लिए थ्रेट भी है। अगर आप उसको प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग कर कार्टर नहीं करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगर आप उसको अच्छे से एंटिसिपेट करके उसको अच्छी सी प्लानिंग करके अच्छे से मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली वो जो रिस्क है वो बाकी लोगों के लिए नुकसानदेह होगा, लेकिन क्योंकि आपने उसको अच्छे से मैनेज किया हुआ तो आपके लिए अब वो फायदेमंद हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ये जैसे अब ये कोरोना का सिचुएशन हम देखते हैं, इस सिचुएशन के अंदर तो एक
सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन लोगों को हुआ, जिन्होंने फौरी तौर पे फेस मास्क वगैरह बना के अपना अपना प्लांट यूनिट लगा के तो फेस मास्क की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो एक तरह से जो लोग थे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई रिस्क की फॉर्म में। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो पहले मास्क नहीं बना रही थी, उन्होंने मास्क बनाना शुरू कर दिया। एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए फील हुआ। अब जैसे मेडिसिन की कंपनी है, अब वो डेफिनेटली कोरोना की वजह से उनकी मेडिसिन की जो स्पेसिफिकेशन है उसके मुताबिक उन्हें मेडिसिन सप्लाई करनी थी। अब ये जो है ना एक इशू आ रहा था। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये जो एक कोरोना की सिचुएशन है उनके लिए रिस्क था। बहुत सारे लोगों ने रिस्क से फायदा उठाते हुए और ज्यादा अपना प्रॉफिट को जनरेट किया। प्रॉफिट कैसे जनरेट हुआ? इस तरह जनरेट हुआ कि उन्होंने अपने जो फेस मास्क हैं उसकी डिफरेंट कैटेगरीज निकाल ली। पहले आपका भी फेस मास्क सिंपल सा एक फेस मास्क होता है जो नॉर्मली यूज होता है। अब फेस मास्क की 3-4 कैटेगरीज हैं जो मार्केट में आई हुई है। ठीक है, तो N95 है, KN है। ठीक है, इसमें आपके सिंपल जो मास्क हैं वो हैं, फिर बेबी मास्क है। तो लोगों ने क्या किया, इस थ्रेट वाली सिचुएशन के अंदर भी उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया और उससे बेनिफिट उठाया उन्होंने। ठीक है, तो इसे रिस्क को समझना और उसको प्रॉपरली मैनेज करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिस्क है द पॉसिबिलिटी दैट अ नेगेटिव इवेंट विल हैपन। This negative event may prevent your first nation from achieving an objective. ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है फर्स्ट नेशन का। इसको मैं आपको एलैबोरेट कर दूं। फर्स्ट नेशन जो है ये आपकी हायर अथॉरिटीज हैं, टॉप मैनेजमेंट है, आपके सीईओ हैं, सीएफओ वगैरह हैं, डायरेक्टर्स हैं। ये वो अथॉरिटीज हैं जो कि डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। ठीक है, ये वो अथॉरिटीज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रही होती है, उसको रन कर रही होती है। तो जहाँ पे ये फर्स्ट नेशन का वर्ड यूज आएगा, इट मीन द टॉप अथॉरिटी हु आर मेकिंग द डिसीजन एंड रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब रिस्क हमें क्लियर हो गया कि रिस्क एक्चुअली है कि रिस्क ये है कि कोई भी ऐसा इवेंट हैपन होना या जिसकी पॉसिबिलिटी हो या प्रोबेबिलिटी हो कि इन फ्यूचर ये ऐसा इवेंट अगर अराइज हो गया तो दी द पॉसिबिलिटी कि हमें लॉस हो या हमें किसी किस्म का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो हमारी सेल्स के ऊपर। ठीक है, रियलिटी चेक में देखते हैं जी, बैड थिंग हैपेंस, वी ट्रेंड नॉट टू प्रिपेयर फॉर देम, वी कैन एंटिसिपेट देम, वी कैन बी प्रिपेयर्ड, वी कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपकी कवर हो गई हैं। वो ये है कि हम एक रिस्क को एंटिसिपेट करते हैं, उसको अज्यूम कर लेते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए इकदाम करते हैं ताकि वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो, कोई रिस्क राइज हो तो हम उसको रिड्यूस कर सकें। ठीक है, रिस्क एंड एक्सपोजर ये दो टर्म्स हैं जो कि इंटरलिंक्ड हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिस्क एंड एक्सपोजर। ठीक है, रिस्क जो है वो रेफर कर रहा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हमें लॉस होगा, दिस इज कॉल्ड रिस्क। वेयर एज द एक्सपोजर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि पॉसिबल है कि लॉस हो हमें। ठीक है, तो व्हेन देयर इज एक्सपोजर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपकी जो है रिस्क भी अराइज हो रहा होगा। ठीक है, नॉर्मली इन वर्ड्स हम इसी तरह ले रहे होते हैं कि एक्सपोजर और रिस्क दोनों सेम है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। ठीक है, रिस्क जो है वो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हम कॉइन फ्लिप करते हैं ना, उसमें 50-50 चांस होता है हेड आएगा या टेल आएगा। सिमिलरली इन रिस्क देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, कि प्रोबेबिलिटी है कि हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा, जबकि एक्सपोजर क्या है, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, रिस्क हमेशा राइज होता है व्हेन देयर इज एन एक्सपोजर। ठीक है, अगर एक्सपोजर नहीं है देयर इज नो रिस्क। एक्सपोजर को ऐसे समझ लें कि परसीव करना, फोरसी करना, कि देयर इज अ एक्सपोजर। फॉर एग्जांपल अगर जैसे एक्सपोजर की एग्जांपल बहुत अच्छी इधर अभी आपको मैं दे देता हूँ। जैसे चाइना में कोरोना फैला, ठीक है, कोविड-19 की सिचुएशन राइज हुई, तो देयर इज एन एक्सपोजर इन चाइना। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था, बट देयर इज एन एक्सपोजर इन चाइना कि वहां पे ऐसी सिचुएशन राइज हुई है, तो देयर इज अ रिस्क कि पाकिस्तान में भी ये सिचुएशन राइज हो सकती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैव अ रिस्क देयर मस्ट बी एन एक्सपोजर। कोई ना कोई ऐसा आउटकम किसी आसपास के कंट्रीज में या किसी दुनिया में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन राइज हो जिसकी बेस पे आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे इन फ्यूचर या इन कमिंग डेज ऐसी सिचुएशन हमारे साथ भी पेश आ सकती है। ठीक है,
अब देखते हैं जी, एक्सपोजर टू फाइनेंशियल मार्केट अफेक्ट मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल मार्केट एक्सपोजर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस बट आल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर गेन ऑन प्रॉफिट। ठीक है, हर कंपनी रिस्क को डिफरेंट वेज में देखती है। कोई कंपनी रिस्क को समझती है कि ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हमने इस सिचुएशन के अंदर प्रॉफिट अर्न करना है, इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना है। कुछ कंपनीज क्या कहती हैं, वो कहते हैं रिस्क है, हमें लॉस होगा, हमने वो लॉस को रिड्यूस कैसे कर। ठीक है, these are the two different approaches used by the organizations। ठीक है, देन है why risk important। रिस्क इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब तक आप किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, किसी चीज ये इवेंट की सेवेरिटी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, देयर इज नो चांस कि आप उसके इम्पैक्ट को कंसीडर कर सकें। ठीक है, रिस्क कैन बी अपॉर्चुनिटीज। रिस्क मैनेजमेंट अगर अच्छी आप करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको लॉस भी रिड्यूस हो जाएगा और हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ रिस्क। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप सिचुएशन देखें कि एक कोई एरिया है जहाँ पे फ्लडिंग होती है, हर साल रेन बारिश होगी और वहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी, सैलाब आ जाएगा। तो अगर आप उस रिस्क को परज्यूम करेंगे, असेस करेंगे, डिटरमिन करेंगे, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप उसके लिए कोई प्रॉपर इकदाम करें कि जो फ्लडिंग या सैलाब की वजह से जो नुकसान होता है उन सिलेक्टेड एरियाज में उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ रिस्क एंड टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एट अ अप्रोप्रिएट टाइम। फ्रेमवर्क देखते हैं जी, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क टू मैनेज रिस्क। Which risk does my First Nation face? What impact can they have? What can be done about it? ठीक है, अब देखेंगे वो कहते हैं नॉट ऑल रिस्क आर इक्वल। तमाम रिस्क इक्वल नहीं होते। हो सकता है कि एक जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके ऊपर रिस्क का ज़्यादा इम्पैक्ट हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हो। एक कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके लिए वो रिस्क हो ही ना। ठीक है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रिस्क डिफरेंट होते हैं। और इसी तरह जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की है उसमें भी आपके जो रिस्क है वो डिफरेंट होगा। जो आपके टॉप मैनेजमेंट है, आपके डायरेक्टर्स हैं, वो किसी और एंगल से रिस्क को देख रहे होते हैं, किसी और तरीके से उसको मैनेज कर रहे होते हैं, किसी और वे से थिंकिंग करते हुए डिसीजन मेकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। जबकि जो आपके मिडिल मैनेजमेंट है उनके रिस्क डिफरेंट हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हैं। इसी तरह जो आपकी लाइन मैनेजर है, जो लो लेवल फर्स्ट लाइन मैनेजर है, वर्कर्स हैं, उनके लिए डिफरेंट चीजें होती है। तो ये इस हायरार्की को समझना कि कौन से लेवल पे रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और फिर ये डिटरमिन करना कि ये जो रिस्क है, अगर ये रिस्क एक्चुअली अराइज हो जाएगा तो इसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ये फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस रखेंगे फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर कि फाइनेंशियल रिस्क होते क्या हैं, ये अराइज कैसे होंगे, इनको मैनेज कैसे किया जाएगा, इनको रिड्यूस कैसे किया जाएगा, इनको एरेडिकेट कैसे किया जाएगा, इनको मिनिमाइज कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फाइनेंशियल रिस्क नॉर्मली अराइज होते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के थ्रू। इसमें अगर मैं कहूँ इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट आएगा। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आपके एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आएगा कि अगर आपका इंटरनेशनली एक्सचेंज रेट ही चेंज हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट डिफरेंट है तो आपकी जो सेल और परचेज है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है या लोन लिया हुआ है तो उसकी वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क राइज होगा। दीज प्रोबेबिलिटी अगर फ्लक्चुएटिंग आपने इंटरेस्ट लिया हुआ है लोन पे तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपकी सिचुएशन ऐसी राइज हो रही है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्यों न्यू प्रोजेक्ट है, मर्जर है, एक्विजिशन है, डेट फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो इसी तरह अगर कोई भी आपके कंपेटिटर मार्केट में इंटर हो जाता है, ये गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा देती है जिसकी वजह से आपकी जो है ये इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियल। जैसे गवर्नमेंट आपकी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस करती है, तो हो सकता है उस फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के चेंज होने की वजह से, गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन की चेंजिंग की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपने जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है या न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके ऊपर आपको कोई इम्पैक्ट आ रहा हो, तो आपने उस इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट इम्पैक्ट विच यू परसीव विल ऑफ एन इवेंट दैट विल हैपन इन अ फ्यूचर, दिस इज कॉल्ड रिस्क। और अगर वो रिस्क आपके मॉनेटरी टर्म में लिंक्ड हो या ट्रांजैक्शन से लिंक्ड हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। ठीक है, देन कम हाउ वी कैन रिड्यूस द रिस्क। देयर इज ओनली वन वे वी कैन रिड्यूस अ रिस्क, बाय प्रॉपर मैनेजिंग इट। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिड्यूस अ रिस्क, व्हाट इज द मैनेजमेंट साइकिल, कि मैनेजमेंट साइकिल ऑफ क्या है, कि रिस्क मैनेजमेंट साइकिल जिसको हम कहते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, कौन से डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनके अंदर से वो आपको पास ऑन होना पड़ता है इन ऑर्डर टू काउंटर रिस्क इन अ बेटर वे। तो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और क्यूरी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं, वैसे भी मेरे से भी डिस्कस कर सकते हैं। I will try my best to answer your query in a quicker way and the easiest manner. So those who have not subscribed my channel, subscribe it now so that के upcoming lecture जो हैं उनके आपको easily update मिलती रहे। So have a good day. Thanks for watching. Allah Hafiz.